नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और ये जो आपका पेपर है ये कॉमन पेपर है और मोस्टली हमने जो ये मॉडल पेपर तैयार किया है ये आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि आईडीडी के लिए तैयार किया गया है। एचआई के जो स्टूडेंट यहाँ से 5 नंबर और 10 नंबर के प्रश्न देख करके तैयार करना चाहते हैं, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका कॉमन पेपर है, आप भी इस पेपर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको चैनल हमारा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं कि देखिए आपका जो पेपर है 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 45 नंबर का आपका पेपर, एक पेपर आपका 45 नंबर का रहेगा। 45 में से कम आपको 18 नंबर लाने होंगे तो आप पास माने जाओगे, ठीक है, नहीं तो आपका जो है वो बैक लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है, कम से कम 45 में से आपको 18 अंक लाने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। पहला पार्ट आपके सामने, जिसमें आईडीडी के जितने भी बच्चे हैं 5 नंबर में सबसे ज़्यादा आपकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। आप जितने भी पेपर उठा करके देखोगे, क्योंकि अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है, फिर भी जितने भी पेपर आप उठा करके देखोगे आपको फुल फॉर्म्स ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म्स जितनी भी है सभी तैयार कर लीजिए। यहाँ पर पहली फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है ICIDH, यानी कि आपकी ये फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, AIDD NIEPMD CWSN ICIDH और ISLRTC। सबसे बड़ी बात है ये कि जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं वो कहाँ हैं, ठीक है, चाहे आपका NIEPVD हो, चाहे आपका निपमेट हो, चाहे आपका अली यावर जंग हो, ISLRTC हो, आपका स्वामी विवेकानंद यानी कि SVNIRTAR हो, ये सभी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसकी वीडियो पहले भी अपलोड की थी और फिर से मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितने भी आपके राष्ट्रीय संस्थान हैं इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको 6 पेपर में कहीं ना कहीं पर ये ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी फुल फॉर्म्स मैं आपको यहीं पर बताया दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। AAIDD यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, ये आपकी AAIDD की फुल फॉर्म है। दूसरी आपकी NIEPMD। देखिए जो IDD के स्टूडेंट्स हैं इनकी पेपर कंडक्ट कराने की संस्था और आपकी मार्कशीट भी कहाँ से आएगी, निपमेट से ही आएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये फुल फॉर्म इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। देखिए एक आपका क्षति हुआ, एक आपकी अक्षमता हुई, ठीक है, इनकी परिभाषाएं, चाहे आपकी क्षति हो, अक्षमता हो, या हम कह सकते हैं दिव्यांगता हो, जिसको हम पहले बोलते थे विकलांगता, ठीक है, इनकी परिभाषाएं आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ICIDH का विस्तार कीजिए, यानी कि ICIDH का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप,
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, CWSN भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ISLRTC, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए यह कहाँ है, कहाँ है यह संस्थान आपका, कहाँ है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इस प्रकार से आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है भैया, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस ग्रुप से, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा और हमारे जो एग्ज़ाम ट्रिकी यूट्यूब चैनल का लोगो है वो भी मिल जाएगा। आप इसको लिख करके ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहीं पर दे दी जाएगी। इसके पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर PDF से भी कुछ हटकर चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क्या कैसे लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न, यानी कि सभी क्वेश्चनों को करना है और प्रत्येक आपका जो प्रश्न है वो 2 अंकों का है, यानी कि 5 क्वेश्चन 2 नंबर में, आपके 10 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको पोलियो के बारे में पूछ लिया गया, पोलियो से आप क्या समझते हैं, ये वही है। ठीक है, इसके बाद में वाणी और भाषा विकास को परिभाषित कीजिए। स्पीच एंड लैंग्वेज जो आपका डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहा है, आपके इस डिसेबिलिटी की कॉपी में आपको देखने को मिलेगा और आप उसको देख करके जो भी परिभाषाएं हैं आप दे सकते हैं। स्वलीनता से आप क्या समझते हैं, यानी कि ऑटिज्म। आप कहोगे सर बच्चा ध्यान नहीं देता है, ऑटिज्म क्या है, स्वलीनता क्या है, या स्वलीनता अगर आपसे पूछ दें या आपसे कह दे कि भैया किन कारणों से बच्चा मानसिक मंदित होता है या बच्चा दिव्यांग होता है, किन कारणों से बच्चा दिव्यांग होता है या किन कारणों से बच्चा मानसिक मंदित होता है, ये आपसे पूछ सकता है। आप 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आप जब भी आपसे पोलियो की बात करेगा तो आप कहोगे सर एक प्रकार का ये वायरस होता है जो बच्चे की क्या, जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी में जो आपका इंटीरियर हार्म सेल होता है उसको नष्ट कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पोलियो हो जाती है। कारण क्या आपको देखने को क्या मिलेगा, बच्चा जब छोटा होगा अगर पोलियो की खुराक नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो बच्चे को सर्दी जुखाम इसके संक्रमण जो है वो देखने को मिलेगा। और ये आपको पता है कि 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि 5 साल के जो बच्चे हैं, इनसे नीचे के जो बच्चे हैं, इनको यह जो दवाई है वो पिलाई जाती है पोलियो की। और इसको नियंत्रित करने के लिए मैंने आपको बताया पोलियो की दवाई। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ सकता है, कहेगा पोलियो किससे, तो आपको कहोगे वायरस से होता है। ठीक है, किसको नष्ट करता है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जो उसमें इंटीरियर हार्म सेल होता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा आपका स्वलीनता, आप कहोगे वाणी और भाषा विकास भी पढ़ लीजिएगा। स्वलीनता क्या होता है, स्वलीनता नाम से ही स्पष्ट, बच्चा स्वयं में लीन, यानी कि स्वयं में खो जाना। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। बेंचमार्क विकलांगता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका नया जोड़ा गया है बेंचमार्क विकलांगता, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, प्रारंभिक पहचान क्या होती है, कैसे हम प्रारंभिक पहचान करेंगे बच्चे की, ये बहुत ज़रूरी है। क्या होती है प्राथमिक पहचान, क्यों की जाती है, हस्तक्षेप कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 4 में आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन C, जिनमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। 6 क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। विकलांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, जिसमें विकलांगता के बारे में कहा जाएगा कि कैसे दिव्यांग, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकलांगता को हम दिव्यांगता कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। तो दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विकलांगता हम पहले कहते तो ये शब्द जो है अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन होगा, आप लोग भी थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, हम में भी परिवर्तन होगा, हम इन चीज़ों को बदलेंगे। क्या कहेंगे हम, दिव्यांगता। तो दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कैसे
प्राचीन में इनको क्या कहा जाता था? जैसे राक्षस, बुरी आत्मा, जन्म का पाप, लोग हंसी उड़ाते थे। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, बहुत सारे ऐसे लोग आए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम मैडम मारिया मांडेश्वरी जी का क्यों ना हो, ग्राहम बेल जी का क्यों ना हो, ऐसे बहुत लोग आते गए। अगर देखा जाए तो हमारे जो कह सकते हैं कि जो रामायण का काल था वहाँ पर भी देखने को मिलता है। उसके बाद में भी आपको काफ़ी जगह पर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं। इनको क्या किया जाता था? गांव से बाहर छोड़ दिया जाता था, लोग इनका हंसी मजाक उड़ाते, अभी भी हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ें, इनको क्या करते थे? जादू टोना, जो भी मानसिक रूप से ग्रसित, जो भी भौतिक अक्षम बच्चे होते थे, इनको जादू टोना करके ठीक करते थे, झाड़ फूंक करते थे। तो ये सब चीज़ें की जाती थी। धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहीं और आपको पता है कि आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। जो चीज़ें पहले, अगर हम बात करें, जब इसके पहले RCI, इसके भी पहले आपका जो भी आपके कह सकते हैं कि जितने भी आपके एक्ट आए, इनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता गया। RCI में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, भारतीय पुनर्वास परिषद में गठन किया गया इसका। PWD में हमने 7 दिव्यांगताओं को पढ़ा, कुछ 4 दिव्यांगताएं यहाँ से अलग की गई जो आपकी नेशनल ट्रस्ट एक्ट में आ गई। और उसके बाद में आपका जो PWD का एक नया रूप दिया गया 21 दिव्यांगताओं के साथ में 2016 में आया, तो इसको RPWD नाम दिया गया। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कैसे चीज़ों में परिवर्तन होता गया और कौन कौन से एक्ट आए, भारत में कब एक्ट आया, कब से कौन सा पहला एक्ट आया। हमने शुरुआत की भारतीय लुनासी एक्ट से, मानसिक जो आपका एक्ट आया, मानसिक विकलांगता एक्ट। तो ये सभी चीज़ें जो आपकी हैं, ये आगे बढ़ती हुई हम RPWD तक पहुंच गए। अब जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी चीज़ों को काफ़ी बदला गया और हम अब क्या कहते हैं? विकलांगता को क्या करते हैं? दिव्यांगता बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि बौद्धिक अक्षमता क्या है? बौद्धिक अक्षमता, पहले हम इसको मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे, आप सभी को पता है। अब हम बोलते हैं इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो बौद्धिक अक्षमता क्या है? चाहे वो PWD के अनुसार हो, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो आया, उसमें क्या कहा गया? मानसिक मंदता उस औसत या सामान्य कार्यप्रणाली से है, का आशय उस औसत या सामान्य कार्यप्रणाली से है जो व्यक्ति के अर्ध या पूर्ण मस्तिष्क के विकास में अवरोध का कारण उत्पन्न होती है। चाहे आपका AAMR 2002 के अनुसार परिभाषा हो, मानसिक मंदता वह है जिससे वृद्धि एवं अनुकूली व्यवहार सीमित हो जाते हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक जो वैचारिक प्रदर्शनियां होती हैं उसमें देखने को मिलता है। और यह कब होता है? यह 18 वर्ष से पहले देखने को मिलता है। क्या होता है कि बच्चे का जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि IQ होता है, वो कम देखने को मिलता है। बच्चे का संप्रेषण कौशल जो है, बच्चे का क्रियात्मक शिक्षा जो है, मनोरंजन कौशल जो है, उसमें सीमितता देखने को मिलती है। बहुत ही सीमित चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। बच्चा बहुत ही धीमेपन से सीख पाता है। कारण की बात कर लें, जन्म से पूर्व के कारण भी होते हैं, जन्म के समय के कारण भी होते हैं और जन्म के बाद के कारण भी होते हैं। जन्म के समय माता बहुत बार एक्सरे करा रही है, चोट लग रही है बच्चे को। बाद में क्या होता है? जो वातावरण बच्चे का मिलता है, बच्चे को सारे टीके लगे या नहीं लगे, दुर्घटना ऐसी तो नहीं होगी जिससे कि बच्चे को मानसिक मंदता हो जाए। अगर बात करेगा IQ लेवल की, तो आपको सभी को पता होगा कि जो माइल्ड लेवल का बच्चा होता है 50 से 70 की हम बात करते हैं, जो मॉडरेट लेवल का बच्चा होता है 35 से 50 की बात करते हैं, माइल्ड मॉडरेट। इसके बाद में आपका सीवियर जो बच्चा आता है 20 से हम 35 की बात करते हैं IQ की, और जो प्रोफाउंड बच्चा होता है हम 20 से कम IQ की बात करते हैं, यानी कि बुद्धि लब्धि की बात करते हैं। अति अल्प, अल्प, गंभीर और अति गंभीर।
बॉर्डर लाइन की जब भी बात होती है तो 70 से आपका 85 या 90 तक चला जाता है बॉर्डर लाइन आपका। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे श्रवण दोष यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। क्या होती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट? आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सभी कॉलेज जाते ही हैं और आप सभी को नोट्स भी बनाए गए किस प्रकार से आपको पढ़ाया गया। हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है केवल आपको ये बताना है। जब भी बात आती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की यानी कि श्रवण दोष की, उनके कारण क्या होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यहां पर भी आपको जो चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी कह सकते हैं कि बच्चे की जो कान में सुनने की जो क्षमता होती है, जिसको हम डीबी यानी कि डेसिबल में काउंट करते हैं, किस प्रकार से होती है, यानी कि कितने डीबी तक बच्चा सुन सकता है, कितने डीबी का बच्चा नहीं सुन सकता है। अगर हम बात कर लें पीडब्ल्यूडी की परिभाषा के अनुसार, यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट की जो परिभाषा थी उसमें क्या कहा गया था, वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो श्रवण बाधित कहा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल, और डेसिबल हमेशा ऐसे लिखते हैं, डी छोटी और बी बड़ी बनाते हैं, ठीक है, 60 डेसिबल या उससे अधिक सुनने की क्षमता रखता हो। अगर हम बात करें आरसीआई की यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने कहा जब व्यक्ति 70 डीबी अगर सुन सकता है तो उसको व्यावसायिक कार्यों में हम रखेंगे, और अगर व्यक्ति 55 डीबी सुन सकता है तो उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रयोग करेंगे। इसमें आपका ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस, इनऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। विकलांगता की कैसे पहचान की जाएगी, यानी कि दिव्यांगता की पहचान कैसे की जाएगी, हम उनमें हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें दिव्यांगता के क्षेत्र में या विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन यानी कि HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास की ज़रूरतें क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां और रक्त विकार, चाहे आपका हीमोफीलिया हो, चाहे आपका हीमोफीलिया और आपका थैलेसीमिया हो, इनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। आपके सभी चीज़ें आपकी यूनिटों में हैं, आपको देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय संस्थान और उनके उद्देश्य। राष्ट्रीय संस्थान मैंने आपको अभी बताए थे, चाहे आपका आलिया वर्जंग हो, चाहे आपका ISRTC हो, चाहे आपका निपमेट हो, चाहे आपका NILD हो, चाहे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, और आपका कह सकते हैं कि जो आपका निपमेट है, ये सभी संस्थाएं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके उद्देश्य क्या हैं, चाहे आपका भारतीय पुनर्वास परिषद ही क्यों ना हो, ये सभी संस्थाएं आपको याद करनी है और उनके उद्देश्य के बारे में भी आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, कितने भागों में बांटा गया, यानी कि आपका हीमोफीलिया आपका मोनोप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये सभी चीज़ें कैसे बांटा गया, किन किन स्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में पढ़नी होंगी, सेरेब्रल पाल्सी में पढ़नी होंगी। तो इस प्रकार से ये सभी आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है सभी को वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई है भैया पास में ही डिसलाइक का भी ऑप्शन आता है, कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक ज़्यादा करते हैं तो भैया एक नई वीडियो बनाने का जज्बा जगता है और अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं। इसी के साथ आपका टाइम बिल्कुल भी हमने ख़राब नहीं किया, बार बार आपसे कुछ भी नहीं कहा, जो चीज़ें थी फैक्ट था उन पर ही बात हुई। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक परिवार की तरीके से वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।